सीधे जाके धरना नहीं रख सकते थे, हमें जागरूकता चाहिए थी। खैर जो भी शुरू हुआ उससे अब यह सबक मिला कि हमें अब देश में जागरूकता लानी पड़ेगी। पहले जागरूकता लानी, देश को जागरूक करना कि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए, यह समझाना होगा। महाबोधि महाविहार 134 साल से मुक्त क्यों नहीं हुआ, यह समझाना होगा। बीटी एक्ट 1949 क्या है, यह समझाना होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, उससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कितनी तेज गति से होगा, यह समझाना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना भारत बौद्ध में होगा, यह समझाना होगा। जब ये बातें हम समझाएंगे देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोगों को, यह जब पहला काम हो जाएगा हमारा, ये पहला काम समाज को जागरूक करके एकजुट करेगा। ये एकजुट करेगा। जो भारत में कहते हैं कि बुद्धिस्ट अल्पसंख्य है, अल्पसंख्य, तो अल्पसंख्य सुन के हमारे कान सोचने लगते हम कमजोर हैं, हम कम संख्या वाले हैं। पर जब बुद्धिस्ट समाज जागरूक हो जाएगा और समझाएगा कि भारत की बौद्ध धर्म की पहचान संख्या केवल जो हम करोड़ों में गिनते, 2 करोड़ों में गिनते, इनसे नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म की पहचान भारत की मूल संस्कृति में है। भारत की पहचान बौद्ध धर्म की मूल संस्कृति में है। अगर आप हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह बनाएंगे, राष्ट्रीय सिंबॉलिक बनाएंगे, उन सिंबॉलिक को जब हम देखते हैं तो वो सारे सिंबॉलिक बौद्ध धर्म के हैं। जब हम अशोक चक्र की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से आया। जब हम भारत रत्न की बात करते हैं, पीपल के पत्ते, तो बौद्ध धर्म से आया। जब हम अशोक लाट की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से आया। तो जब हमारी नेशनल आइडेंटिटी बौद्ध धर्म की है और भारत की मूल संस्कृति बौद्ध धर्म की है, और भारत के बाहर जो वैश्विक स्तर पे भारत का जो धर्म है, वैश्विक स्तर पे जो विश्व में भारत का जो धर्म है वो हिंदू नहीं है, वो बौद्ध है। तो जो विश्व में भारत का धर्म है कौन सा, बौद्ध है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के बहुसंख्य लोग बुद्धिस्ट हैं, अल्पसंख्य बुद्धिस्ट नहीं है, बहुसंख्य बुद्धिस्ट है। बस इन बहुसंख्य बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट कर देना है, और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन सरकार कहेगी कि महाबोधि महाविहार तुम्हारा है। इसलिए नहीं कह पा रही कि हम अल्पसंख्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना मजबूरी था कि जब हिंदुओं ने जागरूकता फैलाकर एकजुटता लेकर आए तो सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बन गई ये कहना कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। अब करोड़ों हिंदुओं से तो वो बैर नहीं कर सकते। तो जब बुद्धिस्ट भी ये कहेंगे देश में कि बुद्धिस्ट लाखों में नहीं है, वो भी करोड़ों में है, उसी जजमेंट के आधार पर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट से हल होगा, उसी जजमेंट के आधार पे फिर चीफ जस्टिस या कोई भी जस्टिस कहेंगे कि ये करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का मामला है, तो हल होगी बात। तो इस समय देश में हमें जागरूकता लाके एकजुटता लानी है। तो 2 काम पहले ये करने, और तीसरा काम है इस काम को रुकने नहीं देना, क्योंकि 2022 के आंदोलन में हमने गैप डाल दिया, स्पेस डाल दिया। 135 साल के बाद हम ये क्यों करें कि ये जो आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, ये दोबारा जो आंदोलन शुरू हुआ, इसको शुरू होने में 35 साल फिर क्यों लगे, पहले चालू क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इसे रोक दिया। तो तीसरा काम ये करना, आंदोलन को रोकने नहीं देना। मैंने एक चीज कही कि जितनी भी बौद्ध संस्थाएं हैं, जितने भी बुद्ध विहार हैं, बौद्ध संस्थाएं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, बुद्ध विहार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो जड़ है, जो जड़ जैसे किसी पेड़ की जो जड़ होती है वो क्या है, वही उसकी बुनियाद है। अगर जड़ें सूख जाए तो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार भारत के सभी बौद्ध विहारों का, भारत के सभी बौद्ध संस्थाओं का जो अस्तित्व है वो महाबोधि महाविहार है। अगर वही सूख गया, अगर वही हमारे हाथ नहीं रहा, तो ये तमाम बुद्ध विहार भी, तमाम बौद्ध संस्थाएं भी पनप नहीं सकती, क्योंकि वो ताकत है उसकी। तो जिस दिन हम ये कारवां लगातार
अपनी बौद्ध संस्थाओं में, अपने एजेंडे में, अपने उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, बुद्ध विहारों पर वंदना हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, उस प्रचार प्रसार में महाबोधि महाविहार का जिक्र होना चाहिए। जब ये जिक्र रोज शुरू हो जाएगा, हर विहार में, हर संस्थाओं में शुरू हो जाएगा, तो हम चंद महीनों में ही जागरूकता अभियान सफलता की ओर लेके जाएंगे और चंद महीनों में पूरे देश के बुद्धिस्टों को एकजुट कर लेंगे। तो हम कह रहे सफलता जल्द ही हमारी, इसलिए हमें बीटी एक्ट रद्द कराना होगा। और जिस दिन बीटी एक्ट रद्द होगा, मैं आपको कह रहा महाबोधि महाविहार की जितना पूरा बोध गया है ना, आप बोध गया घूमे हो, वो पूरा बोध गया महाबोधि महाविहार की जमीन पे बसा हुआ है। आंकड़े बताते 1600 ईस्वी के कि 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन महाबोधि महाविहार की है। भारत में इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं थी, पर आज महाबोधि महाविहार के पास कितनी है? आप इसका परिसर देखो कितना है, 5-10 एकड़ में बस के रह गया, 5 एकड़ जमीन में रह गया। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज, इससे क्या होगा? हमारा प्रचार, हमारा मनोबल रुक गया, थम गया, इसलिए ये एक्ट रद्द कराना होगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन अगर बीटी एक्ट रद्द होगा, आप उस दिन सोचिए भारत में बौद्ध धर्म की दशा क्या हो जाएगी, क्या परिवर्तन आएगा। बुद्धिस्टों का, अम्बेडकरवादियों का, बहुजन समाज का मनोबल कितना ऊंचा चला जाएगा कि 134 साल पुरानी लड़ाई जीत ली हमने। आप देखना वही आगाज आएगा जो आगाज 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा में आया था। लोग रातों रात, रोज के रोज, महीने का महीने, सालों के साथ लाखों लोग दीक्षित होना शुरू हो जाएंगे। जब महाबोधि महाविहार में बुद्धिस्टों की एंट्री हो जाएगी, उसका मतलब होगा बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहते थे कि मैं बौद्ध धर्म केवल इसलिए नहीं लेता कि मेरा व्यक्तिगत कल्याण होगा, बल्कि इसलिए भी ले रहा हूं कि मेरे आने वाले समय में मेरे समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होगा। ये बौद्ध धर्म मेरे समाज को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाएगा। तो जिस दिन महाबोधि महाविहार में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन 56 देश के लोग हमें आदर और सम्मान से देखेंगे, हमारा सत्कार करेंगे। उस दिन हम सामने टेबल पे बैठ कर उनसे बात कर सकते हैं, पर आज किनसे करते हो? उन सरकारों से करते हैं। भारत में सरकार ने एक बुद्धिस्ट संगठन बना रखा, आईबीसी भारत के और भारत के बाहर जितने बुद्धिस्ट कंट्री है उनको कोऑर्डिनेट करता है। और भारत के बुद्धिस्टों को पता नहीं कि आईबीसी है क्या, भारत के बुद्धिस्टों को नहीं पता। और आईबीसी दुनिया भर की बुद्धिस्ट कंट्रियों को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है उन्हें। तो ये सब इसलिए हो पा रहा है कि हमने भारत में बुद्धिस्टों के अस्तित्व को ताकत में नहीं लगाया, मजबूत नहीं करा, जिंदा नहीं करा उसे। तो इस बार ये बारी है कि हमें इस बार ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें महाबोधि महाविहार की मुक्ति के साथ साथ हमें भारत में बुद्धिस्टों की व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकत को मजबूत करना है। हैरानी की बात होती है कि छोटा सा देश चाइना से डर गया, छोटा सा देश, और वहीं से निकले दलाई लामा दुनिया के इंटरनेशनल धर्मगुरु बन गए। छोटे से देश से उनकी एकजुटता देखिए, उनका समर्थन देखिए। और भारत तिब्बत से 100 गुना बड़ा है, 100 गुना। और भारत के बुद्धिस्टों के पास बौद्ध धर्मगुरु नहीं है, इंटरनेशनल छोड़िए भारतीय भी नहीं है। हम आज तक भारत में बौद्ध भिक्षु धर्मगुरु के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। यह असफलता हमारी है। तिब्बत ने इंटरनेशनल कर दिया, भारत केवल राष्ट्रीय धर्मगुरु नहीं दे पाए। जबकि भारत में राष्ट्रीय मौलाना है, भारत में राष्ट्रीय जैन मुनि है, राष्ट्रीय सिख गुरु है, राष्ट्रीय हिंदू गुरु है, राष्ट्रीय ईसाई गुरु है, पर भारत में राष्ट्रीय बौद्ध गुरु नहीं है। किसी का नाम पता आपको? है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में बुद्धिस्टों का अस्तित्व खतरे में है। इस अस्तित्व को भी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ दी है। तो हमें अभी जो अभियान हमने जेल से निकलने के बाद कहा और जेल में जाने के बाद जो अनुभव हुआ,
हमारे जेल जाने के बाद 2 दिन के बाद धरना उठ गया। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो जो षड्यंत्र हुआ उसके बाद बहुत लंबा समय चर्चा होती रहेगी। उसके बाद हमने पटना में कहा कि धरना खत्म हुआ है पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ। धरना खत्म हुआ, धरना हटा वहां से, पर आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन देश में और बुद्धिस्टों में जिंदा है और चल रहा है। अब इस आंदोलन की गति को तेज करना होगा, हमें जागरूकताएं, यात्राएं, सभाएं करनी होगी और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक हमें देश के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करना होगा। इस संकल्प के साथ और इस उम्मीद के साथ हम सबको मिलकर 17 अगस्त दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि तक पंचशील धम्मध्वज यात्रा शुरू की जा रही है। इस पवित्र यात्रा का उद्देश्य महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना, इस यात्रा के तहत समाज में जागृति लाना, एकजुटता लाना और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक करोड़ों संख्या में बुद्धिस्टों को दिल्ली में बैठाकर सरकार के साथ आंख में आंख डालकर ये प्रस्ताव रखना, महाबोधि महाविहार मुक्त करो और बीटी एक्ट आज ही रद्द करो। ऐसा होना चाहिए और ये होगा ही क्योंकि हमने करके दिखाया है। 2 अप्रैल 2018 को आपने एक ही दिन में तो किया था, एक ही दिन में तो किया। यानी हमारे पास तो उदाहरण है, हम ये नहीं कह सकते उदाहरण है कि हमने 2 अप्रैल 2018 को एक ही दिन में सरकार को मजबूर करके अध्यादेश लाने पे उसे बैठना पड़ा, सोचना पड़ा। ये काम तो हम करके आए हैं तो ये काम फिर कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों से दिल्ली में हुई 5 और 6, 7 जून की मीटिंग में जो निर्णय लिया गया था कि भारत में एक महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक यूनाइटेड, एक नेशनल यूनाइटेड संगठन नहीं कि 10-20 लोगों को लेकर देश भर को यूनाइटेड करने के लिए, जिसमें देश के हर एक राज्य का प्रतिनिधि हो, देश के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि हो, उन सभी प्रतिनिधियों को लेकर दिल्ली में जो बैठक हुई थी और हमारे जेल जाने से पहले हमने वो विचार विमर्श 12 मई को ही किया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने विचार विमर्श किया और महाराष्ट्र के सम्मानित लोग बैठे थे कि ये आंदोलन आगे खतरे में है। ये मैं बात जान चुका था, खतरे में है। ये खतरा टल जाए उसके लिए हमें यूनाइटेड होना होगा। ये बात खबर फैल गई कि खतरे का पता चल गया और 13 तारीख को वो हादसा हुआ। 13 तारीख को हादसा हुआ और 15 तारीख को धरना खत्म हो गया। ये सच्चाई सबको मालूम है। और हम ये करेंगे जो हमने 12 तारीख को कहा था कि यूनाइटेड करना, यूनाइटेड करने के लिए 5 और 6, 7 जून को मीटिंग दिल्ली में हुई, उसी को मैं फिर कह रहा हूं कि हमें यूनाइटेड करना है। यूनाइटेड हो जाएंगे तो देश के हर राज्य का प्रतिनिधि वो अपनी लड़ाई लड़के समझे, लड़ाई लड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं भला राज्य के साथ हूं या किसी दूसरी संस्था के साथ हूं। ये यूनाइटेड संस्था होगी। ये यूनाइटेड संस्था केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए होगी, इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होगा। ये उद्देश्य पूरा होने के बाद महाबोधि महाविहार खुद एक उद्देश्य और सब उद्देश्यों की पूर्ति कर देगी। तो मेरी आपसे अपील है, उस समय BSS यानी बुद्धिस्ट समन्वय संघ नाम से एक नाम निकाला गया और वो नाम मुझे लगता है जब जेल से बाहर आया तो कई राज्यों के लोग उसमें सक्रिय हो गए, काम करने लगे, प्रोग्राम लगाने लगे और लगातार प्रोग्राम आ रहे हैं, लोगों ने प्रोग्राम रखे हैं। तो मेरी भी आपसे ये अपील है, आपके द्वारा संस्था बनाई गई वो संस्था भी उसी में से जो भी नाम अपने समिति से निकालोगे वो लोग BSS में जुड़कर महाराष्ट्र से एक राज्य स्तरीय BSS में काम करने का दायित्व निभाए, संभाले। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आज जिस उद्देश्य को लेकर मीटिंग की गई, जैसे जानकारी मुझे हुई कि संस्था जन जागृति अभियान समिति के तहत कुछ सदस्य जो महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस कारवा को आगे तक लेके जाएंगे,
वो बीएसएस के सदस्य बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे और महाराष्ट्र राज्य की कमान को संभालेंगे। तो मैं आपसे वही उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द समिति उन सभी साथियों की घोषणा करे जो बीएसएस में जुड़कर महाराष्ट्र राज्य की कमान को संभालेंगे और इस आंदोलन को गति देंगे। और हम सब लोग मिलकर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के आधार को भूलते हुए, उस आधार को भूलते हुए किन लोगों ने बनाई, किन लोगों ने नहीं बनाई, पर मैं आज आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि जितनी जल्दी हम लोग 10 दिन 20 दिन में जल्दी से जल्दी हर राज्य की लोगों के प्रतिनिधियों की लिस्ट बना लेंगे, उस दिन इसकी नेशनल बॉडी की घोषणा हो जाएगी और ये बीएसएस की टीम होगी जो राष्ट्र भर में हर एक राज्य में इसका प्रतिनिधि होगा, हर राज्य में इसका जिम्मेदार होगा, हर राज्य में ये बेखूबी अपने आंदोलन को चलाती रहेगी। और इसका नेतृत्व तो हमने तब भी कहा था भिक्खु संघ करेगा, आज भी कह रहे इसका नेतृत्व तो भिक्खु संघ करेगा और तमाम नेतृत्व के बाद सारी जिम्मेदारी का जो भार होगा वो आप सब उपासक के ऊपर, सारा भार आप सब के ऊपर होगा। पूरा मैनेजमेंट, पूरी व्यवस्था, पूरी जिम्मेदारी, पूरे आयोजन नियोजन करने की सारी जिम्मेदारी होगी सब उपासक जनों की होगी। वो पदाधिकारी बनेंगे जो इस जिम्मेदारी को आखिरी समय तक करेंगे। तो ये मैं आपके बीच में इसी आशा से कि हम ये लड़ाई जीत की ओर है, बस जागरूकता लानी, एकजुटता लानी है, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने विचार कर लिया, मैंने पैरवी देख ली है। मैं 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में गया और दोनों दिन वकीलों से मिला और वहाँ की कुछ रिटायर्ड जजों से हमारी मुलाकात हो गई। होने के बाद कहा कि हमारा जो केस अब तक पेंडिंग है और सुनवाई में नहीं है, उसका कारण है कि हमारी जो पैरवी है वो अच्छी नहीं है, हमारी जो पैरवी है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज उसको सुनता है जिसको सुनने में वो इंटरेस्ट ले। सुप्रीम कोर्ट का जज किसको सुनेगा? जिसको सुनने में वो इंटरेस्ट ले। इंटरेस्ट का मतलब है कि जो सामने खड़ा वकील है वो उतना प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल उतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि मजबूरन जज को सुनना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं चलता, वहां चलती है प्रोफाइल आपकी, आपका स्टेटस क्या है, आपके पीछे का जो ग्राउंड है वो कितना है। तो हमने अब ये विचार किया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वकील लेकर आएंगे जिस वकील की प्रोफाइल अच्छी हो, जिस वकील का स्टेटस अच्छा हो, जिस वकील का ग्राउंड पीछे का जो केस है वो जीते हुए हो। ऐसे वकील के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया और जल्द से जल्द हमने 15-20 वकीलों की टीम बनाई है। वो जल्द से जल्द चुनाव करके बताएगी कि कौन सा वकील ये केस अब लड़ेगा। तो हम जल्दी से केस भी जीतने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट में रहेगी। तो 3 जगह लड़ाई है, कोर्ट में है और फिर सरकार विधानसभा में और तीसरी यहाँ पे। तो तीनों जगह लड़ाई को हमें चालू रखना है, कोर्ट में भी लड़ना है, विधानसभा में भी लड़ना है और अपनी सड़कों पे समाज के बीच में भी लड़ना है। ये तीनों की त्रिकोणीय लड़ाई जब हम बुद्ध के त्रिरत्न बन जाएंगे उस दिन महाबोधि महाव्याध मुक्त हो जाएंगे। तो आप सभी ने इस कार्यक्रम को राजेश पवार जी और गायकवाड़ जी और तमाम समिति के शिल्पा ताई जी ने जो कार्यक्रम ही आयोजित किया और सभी मेरे धर्म उपासक का बंधु उपासक उपासिका है जिन्होंने ये आस जगाई कि महाबोधि महाव्याध की लड़ाई अब हम लोग जीतेंगे, मिलकर जीतेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर जीतेंगे। हम इस उम्मीद को भी हम सब लोग एक दूसरे की उम्मीद बनकर महाबोधि महाव्याध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसकी तैयारी में जुट जाए। जन जागरूकता अभियान रैली जो आने वाली है दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि तक जाएगी, उसकी तैयारी को मुंबई में बढ़ चढ़ कर करें, इतने बढ़ चढ़ कर करें कि मुंबई पहला शहर है, महाराष्ट्र का पहला शहर है, तो पहले शहर का खिताब भी मुंबई के पास होना चाहिए कि महाबोधि महाव्याध की लड़ाई भी महानगर मुंबई ने मजबूती से लड़ी, ये भी खिताब होना चाहिए। तो मैं मान सकता हूं कि मुंबई से मजबूत ताकत के साथ जब यात्रा आएगी तो उस यात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर उस यात्रा के तहत देश भर में मैसेज भेजेंगे, क्योंकि यात्रा 24 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी और हम एक 27 सितंबर का प्रोग्राम रखने जा रहे हैं दिल्ली में ही।
ये पहला प्रोग्राम होगा दिल्ली में, इसलिए क्योंकि 27 सितंबर मुझे लगता है कि ये आरएसएस अपना 100 सालवा स्थापना दिवस मनाएगी। तो उस दिन भारत में दिखना चाहिए कि जब आरएसएस भारत को गुलाम बनाने के लिए अपनी व्यवस्था, अपनी विचारधारा थोपने के लिए 100 साल बना रही है, और 100 साल में उसने क्या करना है कि वो भारत को संविधान को बदलने की घोषणा कर सकती है, वो मनुस्मृति लागू करने की घोषणा कर सकती है। उस समय हमारी जिंदा दिली दिल्ली में दिखनी चाहिए कि देश में एक वर्ग और है जो आज से नहीं हजारों साल से लड़ता रहा है। वो कल भी लड़ रहा था, वो जब 100 साल हुआ स्थापना दिवस आरएसएस मनाएंगे, उस दिन भी कहेंगे हम आज भी लड़ रहे थे इसी से। तो हमें बड़ी संख्या में 27 सितंबर को भी जब यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके तहत दिल्ली में भी कार्यक्रम करना है। तो ये तैयारी देश भर में हमें 12 फरवरी तक लेके जानी है। तो मुझे लगता है कि हम 1 करोड़ लोगों को एकजुट कर सकते हैं। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल संघ का बहुत बहुत सादर वंदनामी, और सभी उपासक उपासियों को बहुत बहुत सादर साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और बस हम यही करें, हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी जीत जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय बंटी जी, आपने जो बात रखी वो बहुत तरीके से समझाया, और उसके वजह से हम इस समिति के माध्यम से काम करेंगे और आपके साथ रहेंगे। जब तक जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ वहाँ आप लोग महाराष्ट्र के लोग खड़े रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। आपको ये आज के प्रोग्राम के माध्यम से आपको वादा करता हूँ।